आज सुबोध बहुत खुश था और खुश हो भी क्यों ना। आज उसकी शादी थी। सुबोध के परिवार वाले बहुत खुश थे। शादी का समापन होने के बाद शादी में आए मेहमानों से ढेर सारी बधाइयां मिली। शादी से निपटने के बाद जब सुबोध अपनी पत्नी के साथ घर लौटा, वहां भी खुशियां उसका इंतजार कर रही थी। घर में आए मेहमानों ने और घर वालों ने उसके लिए अनेकों गिफ्ट सजा कर रखे थे, लेकिन सुबोध का सबसे बड़ा गिफ्ट तो कुछ और ही था। आज शादी की पहली रात थी, जिसे लेकर सुबोध ने कई सपने सजा रखे थे और उसकी दुल्हन अपने दिल में ढेर सारे अरमान लिए बेडरूम में उसका इंतजार कर रही थी, जिसे सुबोध की भाभी दीपाली ने परियों की तरह सजा रखा था और सुबोध के कमरे को भी बहुत अच्छी तरह सेट किया हुआ था। सुबोध ने शादी में भी अपनी बीवी यानी आरती को नहीं देखा था। सुबोध बहुत शर्मीला लड़का था। आरती ने भी सुबोध की फोटो को ही देखकर सुबोध को पसंद किया था। सुबोध की अरेंज मैरिज हुई थी। सबसे निपटने के बाद अब सुबोध अपने कमरे की तरफ यानी कि अपनी दुल्हन के पास जाने को बेताब था। जैसे ही वो जाने लगा तो उसकी भाभी दीपाली ने उसे रोका और कहा, चलिए देवर जी, हमारा नेक देते जाइए। भाभी, दोनों दीदियों ने तो लूट ही लिया है, लीजिए जो बचा कुचा है तो आप भी ले लीजिए। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम तो मेरे बेटे के समान हो, तुमसे क्या नेक लेना। तुम बेफिक्र होकर अपने कमरे में जाओ। आरती भी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। थैंक यू भाभी, जो आपने मेरे लिए आरती को पसंद किया। थैंक यू किस बात का सुबोध। बड़ी बहू होने के नाते ये मेरा फर्ज था कि इस घर के लिए ऐसी लड़की लेकर आऊं जो संस्कारी हो, सुशील हो, सुंदर हो। और मुझे ये सब गुण अपनी ममेरी बहन आरती में दिखे और उसने भी तुम्हें पहली ही नज़र में पसंद कर लिया था। फिर मम्मी पापा के अलावा रिश्तेदारों को भी आरती बहुत पसंद आई, इसलिए इस रिश्ते में कोई अड़चन ही नहीं हुई। फिर आरती है भी तो कितनी खूबसूरत। लेकिन फिर भी भाभी, आरती को तो आपने ही ढूंढा था, इसलिए इसका सारा श्रेय आपको ही जाता है। बस बस रहने दे, अब मेरे गुणगान करना बंद कर। ये बातें तो बाद में भी होती रहेगी। जा पहले अपनी नई नवेली दुल्हन के पास जा, वो तेरा इंतजार कर रही होगी। सुबोध वहां से जाने लगा तो दीपाली ने पूछा, कोई गिफ्ट लिया है उसके लिए? हाँ भाभी, सोने की अंगूठी लाया हूँ, सुबोध ने बोला। इस पर दीपाली मुस्कुराते हुए बोली, तब ठीक है, जा और उसे ज्यादा मत सताना। और इधर सुबोध शर्माते हुए अपने कमरे की ओर चला गया। सुबोध के जाने के बाद दीपाली भी सोने के लिए वहीं हॉल में लगे बिस्तर पर जाकर लेट गई। अभी ज्यादातर मेहमान घर पर ही थे, कुछ ही मेहमान गए थे, इसलिए दीपाली ने अपना कमरा शादी में आई लड़कियों को दे रखा था और खुद बुजुर्ग महिलाओं के साथ हॉल में बिस्तर लगाकर सो रही थी। शादी में आए आदमियों का ठिकाना पड़ोस के घरों में हो गया था, इसलिए वो सभी आराम कर रहे थे। शादी की सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू होने के नाते दीपाली ने ही संभाल रखी थी। वो इतने दिनों से काम कर कर के थक के चूर हो चुकी थी, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही फौरन उसकी आंख लग गई। अभी दीपाली को सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज थी कि सभी अपने बिस्तर पर हड़बड़ाकर बैठ गए। दीपाली भी नींद से जाग उठी और सबसे बोली, अरे ये कौन चीखा? तभी बड़ी बुआ जी बोली, हम लोगों में से तो कोई नहीं चीखा। चीख तो शायद सुबोध के कमरे से आई है। सुबोध के कमरे से? ये भला कैसे हो सकता है? फिर दीपाली की बड़ी ननद सुरेखा ने कहा, हाँ भाभी, सुबोध के कमरे से ही चीख आई है। दीपाली ने दोबारा पूछा, क्या सच में? सुरेखा ने दोबारा जवाब दिया, हाँ, वहीं से चीख आई है। तब दीपाली की सास कुमुद ने बोला, दीपाली, जाकर देख तो कि क्या बात है। हम लोग जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। नई बहू से कुछ भी पूछते ठीक नहीं लगेगा। वो तो तेरी बहन है, तो तू उससे आसानी से कुछ भी पूछ सकती है, क्योंकि चीखी तो आरती ही थी। ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, तो मैं अभी जाकर देखती हूँ कि क्या बात है। ये कहते हुए दीपाली वहां से सुबोध के कमरे की ओर चली गई और उसने दरवाजे पर धीरे से दस्तक देते हुए पूछा, आरती, सब ठीक है ना? और फिर दीपाली के ऐसा पूछने पर आरती ने दरवाजा खोला और दीपाली से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। आरती को रोता हुआ देखकर दीपाली घबरा गई और उसने पूछा, क्या हुआ आरती, तू रो क्यों रही है? सुबोध ने तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं दीदी, वो कुछ कह ही नहीं पाए। तेरे कहने का मतलब क्या है आरती? साफ साफ बोल, मैं कुछ समझी नहीं। दीदी,
जैसे ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो वो बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गए। इसलिए डर के मारे मेरी चीख निकल गई। ये क्या कह रही है तू? हाँ दीदी, ये सच है। दीपाली सुबोध को आवाज लगाते हुए सुबोध के पास गई और पानी की बूंदें उसके चेहरे पर डालकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। लेकिन सुबोध होश में नहीं आया तो वो भागते हुए हॉल में गई और फौरन टेलीफोन करके डॉक्टर साहब को बुलवाया। इसके बाद घर के सभी लोगों को बताया कि सुबोध बेहोश हो गया। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब अपने स्कूटर से वहां आ गए और उन्होंने सुबोध का इलाज शुरू किया और कुछ देर बाद सुबोध को होश आ गया। तब डॉक्टर साहब ने बोला, शायद शादी की थकावट से ऐसा हुआ होगा। इन्हें आज की रात आराम करने दीजिए, कल तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये कहकर डॉक्टर साहब वहां से चले गए। उनके कहने पर दीपाली ने आरती को अपने कमरे में सुला दिया और सुबोध दूसरे मेहमानों के साथ जाकर सो गया, क्योंकि सुबोध को अकेले उस कमरे में लिटाना ठीक नहीं था। और इसी तरह पूरी रात बीत गई। फिर सुबह होते ही दीपाली घर के काम और मेहमानों की खातिरदारी में लग गई। उसने सुबोध और आरती का भी ध्यान रखा और इसी तरह पूरा दिन भी बीत गया और फिर से रात आ गई। आज रात फिर दीपाली आरती को दुल्हन बनाकर उसके कमरे में बैठा आई और सुबोध से उसके कमरे में जाने के लिए कह दिया। और पहली रात की तरह सुबोध फिर आरती के पास पहुंचा। सुबोध के जाने के बाद दीपाली और परिवार वाले आराम करने चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वही चीख सुनाई दी और आज फिर से सभी डर गए। दीपाली फिर कमरे में पहुंची तो आज भी वही हाल था। सुबोध फिर से बेहोश हो गया था और फिर डॉक्टर साहब को बुलाया गया। लेकिन इस बार डॉक्टर साहब ने कहा, सुबोध के बेहोश होने की वजह थकावट नहीं है, आप इन्हें किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, वही इनकी बीमारी की ठीक ठीक वजह बता पाएंगे। ये बात सुनकर वहां सभी मौजूद मेहमानों के बीच खुसर पुसर होने लगी। वो आपस में कहने लगे कि हो ना हो ये कोई ऊपरी चक्कर का मामला है, दुल्हन ही किसी रूह या फिर प्रेत को अपने साथ लेकर आई है, तभी ऐसा हो रहा है। वो रूह इन दोनों का मिलन होने नहीं दे रही। जब दीपाली ने ये सब सुना तो वो सबसे बोली, शांत रहिए आप लोग, ये क्या बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं आप लोग। कल ही हम लोग सुबोध को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं, फिर सारी बातें पता चल जाएगी कि क्या हुआ है सुबोध को। फिर दूसरे दिन सुबोध अपने बड़े भाई और पापा के साथ साइकेट्रिस्ट के पास गया और डॉक्टर ने उससे बहुत से सवाल पूछे और सुबोध ने सब कुछ साफ साफ बताया कि अभी उसकी उम्र केवल 23 साल है, ना उसका पहले किसी लड़की के साथ कोई अफेयर था और ना ही कोई शारीरिक संबंध। उसने तो पहले ही मन में सोच लिया था कि वो अपने घर वालों की पसंद से ही शादी करेगा। फिर उन्होंने आरती को भी अपने पास बुलवाने को कहा और जब डॉक्टर साहब आरती से मिले तो उन्हें पूरी बात समझ में आ गई, क्योंकि आरती बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, सुबोध से कई गुना खूबसूरत। और फिर डॉक्टर साहब सबसे बोले, सुबोध को वीनस्ट्राफोबिया या कैलिगनीफोबिया हुआ है। इस बीमारी में क्या होता है डॉक्टर साहब? सुबोध के बड़े भाई प्रमोद ने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर साहब बोले, इस फोबिया बीमारी में पुरुषों को खूबसूरत महिलाएं पसंद तो होती है, लेकिन ऐसी महिलाओं से उन्हें डर लगता है। खूबसूरत महिलाओं को देखकर या उनसे अकेले में बात करने के ख्याल से भी वो बुरी तरह घबराते हैं। इस फोबिया से पीड़ित लोगों को सुंदर महिलाओं से इतना ज्यादा डर लगता है कि वो ऐसी महिलाओं से मिलने या बात करने के ख्याल भर से ही बुरी तरह से घबरा जाते हैं। कभी कभी तो बेहोश भी हो जाते हैं। इस बीमारी के लक्षण शरीर बुरी तरह कांपना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, सांस लेने में दिक्कत, पसीना आना, उल्टी, सिर दर्द, रोना और बेहोश हो जाना। कभी कभी तो दिल का दौरा भी पड़ जाता है। तो डॉक्टर साहब इसका इलाज क्या है? देखिए, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर मरीज के साथ जबरदस्ती की भी गई तो उन्हें हार्ट अटैक भी हो सकता है और मरीज की जान भी जा सकती है। ये एक मानसिक बीमारी है जो कभी भी दूर नहीं होती। ऐसे में सब कुछ आप पर निर्भर करता है। फिर सुबोध के बड़े भाई प्रमोद ने पूछा, तो अब क्या करें हम सब? उसकी तो अभी अभी शादी हुई है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बोला, ये तो आप सभी को तय करना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। और फिर सभी घर लौट आए। सभी चिंता में थे कि अब ऐसा क्या किया जाए जिससे सुबोध और आरती की खुशियां बरकरार रहें। इस बात को लेकर सभी चिंता में डूबे थे और सुबोध की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो अपने बेटे को जिंदा भी देखना चाहती थी और खुश भी।
बड़े अरमानों के साथ वो आरती को सुबोध की दुल्हन बनाकर लाई थी और तभी आरती ने सभी को रोते रोते अपना फैसला सुना दिया कि वो सुबोध से तलाक लेगी। ऐसी शादी को जोड़े रखने का कोई मतलब नहीं जिसमें उसके पति की जान जा सकती थी। वो रोते हुए सबसे बोली, मैंने ये फैसला अपने दिल पर पत्थर रखते हुए लिया है। मैं भी सुबोध जी से अलग नहीं होना चाहती। मैंने उन्हें अपने मन में देवता की जगह दी है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ये खूबसूरती मेरे देवता की जान की दुश्मन बन जाएगी। मैं एक रात की दुल्हन बनकर जीवन भर रह लूँगी, लेकिन मैं उनकी जान की दुश्मन नहीं बन सकती। कृपया मुझे आप सभी माफ़ कर देना। आरती की इस बात को सुनकर सबका मन भर आया और सभी औरतों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। आरती एक रात की दुल्हन ही सही, लेकिन उसका सुहाग जिंदा रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा।